आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल में। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो पेपर लिया जाता है चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंटेड चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम CMSTCCS, जिसके लिए जो आपने फॉर्म भर चुके हो। आप 9 सितंबर तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी और 22 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है। ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। इस वीडियो में हम क्लास 11th के लिए जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो में हम फिजिक्स के तो करेंगे ही करेंगे। अगर ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रही तो बायो के भी करेंगे, नहीं तो सिर्फ फिजिक्स के और बायो के नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब आपको पता है 22 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है। आपने फॉर्म भर लिया है, बस आपको कुछ नहीं करना है। साइंस और मैथ्स की बुक लेनी है अगर आपने जेई का भरा है, और अगर नीट का भरा है तो सिर्फ साइंस की बुक लेके तैयारी शुरू कर दो। आपके पास बायो है तो 10th की जो आपके पास साइंस है उस बुक को अच्छे से रिवाइज करना शुरू कर दो। फिजिक्स केमिस्ट्री पहले अच्छे से रिवाइज कर लो, फिर उसके बाद लास्ट में बायो। 10 दिन का समय बचा है आपके पास, और इन 10 दिनों में कैसी तैयारी करनी है, किस तरह से आपको अप्रोच करना है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसके लिए वो वीडियो भी अपलोड की गई है कि 10 डे स्ट्रेटेजी आपको किस तरह से अप्रोच करना है। इस वीडियो में हम उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, और स्टार्ट करते हैं हम अपना पार्ट बी। पार्ट ए पहले ही अपलोड हो चुका है, आपने नहीं देखा है तो अपलोड किया जा चुका है, उसको देख लो। पार्ट बी हम देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है सेक्शन बी, अ साउंड वेव हैज़ अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, आप इस तरह से न्यू से डिनोट करते हो, वेवलेंथ को आप लैम्डा से। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 1.5 किलोमीटर। अब आपको पता है वेलोसिटी जो है वो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी, ये वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। और फार्मूला जो है वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम है। आपको यहाँ टाइम निकालना है तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब डिस्टेंस आपको यहाँ गिवन है 1.5 किलोमीटर, तो 1.5 किलोमीटर को आप मीटर में लिखोगे तो 1500 मीटर्स हो जाएगा। उसके बाद वेवलेंथ जो लैम्डा है 35 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में लिखोगे तो 0.35 मीटर हो जाएगा। और जो फ्रीक्वेंसी है 2 किलो हर्ट्ज़ है तो ये 2000 हर्ट्ज़ हो जाएगा। तो इसको अगर देखो 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट जाता है। ठीक है, अब इसको देखो ऊपर हो जाता है 15 और नीचे 35 टू जा 70, 700 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट है तो 7.00 हो गया, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.14 सेकेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2.14 सेकेंड्स। करेक्ट आंसर इज दिस। नेक्स्ट है 1 हर्ट्ज़ इज इक्वल। 1 हर्ट्ज़ आपको पता है 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड होता है। 1 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, तो 1 वाइब्रेशन पर मिनट गलत है, 10 वाइब्रेशन पर मिनट गलत है, 60 वाइब्रेशंस पर मिनट ये सही उत्तर है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, और 1 वाइब्रेशंस पर सेकेंड का मतलब है 60 वाइब्रेशंस पर मिनट। अब हो सकता है इस बार क्वेश्चंस आपको इस तरह से दे दे 3600 वाइब्रेशंस पर आवर, तो ये भी आप ध्यान रखना, इस तरह से भी दिया जा सकता है। 20th क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड अ स्टेशनरी प्लेन मिरर एट अ स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, द स्पीड विद विच द इमेज मूव टुवर्ड्स हिम। तो ये आपको पता है कि कभी भी हम मिरर में अपनी इमेज को जो देखते हैं वो आपकी स्पीड से डबल स्पीड 2x स्पीड से आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ये थ्योरी आपने पढ़ी होगी। उसका कारण क्या है, देखो ये मिरर है, आपको तो सिर्फ 4 मीटर ट्रैवल करना है, बट मिरर में जब आप देख रहे हो तो ये डिस्टेंस आपके तक आने के लिए 8 मीटर इसको ट्रैवल करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ट्रांसफर ड्यूरिंग वेव प्रोपगेशन। तो वेव प्रोपगेशन में कौन सी, तो ट्रांसफ़र किसका होता है, मास कांस्टेंट क्वांटिटी है, मैटर कांस्टेंट क्वांटिटी है, स्पीड का नहीं होता है ट्रांसफ़र, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है, द बॉडी विल ओनली मूव। कब बॉडी मूव करेगी, जब फोर्स अनबैलेंस्ड होगा। और अनबैलेंस्ड कब होगा, जब जो अप्लाइड फोर्स है वो ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो पहला ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 31st क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट करता है एक कांस्टेंट फोर्स के साथ। अगर डिस्टेंस फर्स्ट 10 सेकेंड में s1 है और नेक्स्ट 10 सेकेंड में s2 है, मतलब 20 सेकेंड्स में s2 है और 10 सेकेंड में s1 है, तो क्या रिलेशन होगा, तो s1 हो जाएगा आपका, और रेस्ट है इसका मतलब u की वैल्यू 0 दी हुई है, तो अगर आप फार्मूला लगाते हो ut प्लस हाफ AT²। और यहाँ आपने देखो एक चीज़ क्या कहा गया है, कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होता है, क्योंकि आपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, तो ये भी कांस्टेंट होगा। तो यू टी प्लस हाफ ए टी, उसको जब आप यहाँ रखते हो, यू तो ज़ीरो है, ये ज़ीरो हो जाएगा, हाफ ए की वैल्यू
को कांस्टेंट है तो ए रख दो। टी आपका दिया है 10 सेकेंड, तो 10 का हो जाएगा स्क्वायर 100, तो ये हो जाएगा 50A। तो S1 की वैल्यू हो गई आपकी 50A, S1 इज़ 50A। और S2 जब आप निकालोगे तो S2 देखो कितना हो जाता है, A तो एज इट इज़ रहेगा, ये हाफ है, और T 20 की जगह 400 हो जाएगा, 20 स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 200, तो 4 टाइम्स होगा, तो इसका आ जाएगा S2 इज़ 4 टाइम्स ऑफ S1। अब ये नहीं दिया है तो इसका मतलब ये आपका गलत दिया है, ठीक है। इसमें ऑप्शंस यही आएगा, करेक्ट आंसर इसका ये होगा, ऑप्शंस में से नहीं है। नेक्स्ट है व्हेन 4 इक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन, अगला क्वेश्चन है व्हेन 4 इक्वल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज़। ऐसे क्वेश्चंस में आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको किस में कहा गया है, सीरीज़ में कनेक्ट किया गया है और वो 10 वॉट का पावर डिसिपेट करते हैं। तो अगर इंडिविजुअल में जाएगा, मीन्स इस तरह का कुछ इसका सर्किट डायग्राम है, ये 4 आपके रेजिस्टेंस है और ये चारों सीरीज़ में है और इसमें फिर एक बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। मान लो ये R1 R2 R3 4 इनके रेजिस्टेंस है और इसमें आपको ये यहाँ पे अब इसमें देखें तो अब फार्मूला जो है पावर का वो आप ध्यान रखो। फार्मूला क्या होता है, P इज़ इक्वल टू वी आई। अब इससे दो फार्मूले बन सकते हैं, एक बन सकता है आपका वी स्क्वायर बाय आर, अगर आप आई की जगह वी बाय आर रखते हो, और एक फार्मूला बन सकता है आई स्क्वायर आर। अब दोनों में से कौन सा फार्मूला यहाँ पुट करना है वो हम किस बात पे डिसाइड करते हैं। अब आपको पता है ये जब सीरीज़ में जुड़ रही हैं, तो जब सीरीज़ में जुड़ेंगी तो क्या चीज़ चेंज होती रहेगी, तो वोल्टेज चेंज होगा। तो अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे, और जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो फिर करंट में चेंज आता रहता है, तो तब हम ये वाला कनेक्शन करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हम पावर निकालने के लिए वी स्क्वायर बाय आर फार्मूला का यूज़ करते हैं। तो वी स्क्वायर बाय आर की जो वैल्यू है वो आपको दी है 10 वॉट, ठीक है। और नेक्स्ट में जो अगर 4 रजिस्टर्स की पावर जो है कनेक्ट की गई है और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो आर है, तो इंडिविजुअल की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, R/4, और फिर पावर क्या हो जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन R/4। तो वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू तो 4 है, और 4 ऊपर में ये अपॉन 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 इंटू वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। तो ये 4 की वैल्यू हो जाएगी 10, वी स्क्वायर बाय आर की वैल्यू 10, तो 4 इंटू 10 40 वॉट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही पैरेलल में होता तो पैरेलल में इसका अपॉन में हो जाता, बट क्योंकि ये सीरीज़ में है तो इसलिए इसका हमने 4 टाइम्स हो गया। 33 क्वेश्चन है, अ बुलेट विच स्ट्राइक अ प्लैंक विद 100 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स इट अप टू 5 सेंटीमीटर। इफ़ द स्पीड ऑफ बुलेट बी 300 मीटर पर सेकेंड, द डिस्टेंस विच इट्स पेनिट्रेट द सेम प्लैंक। तो अब इस क्वेश्चन में देखो, इसमें क्या कहा गया, एक बुलेट को 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर किया गया है, और अगर उसकी स्पीड 100 है तो 5 सेंटीमीटर एक प्लैंक में पेनिट्रेट करती है। अगर स्पीड 300 होगी तो कितने मीटर पेनिट्रेट करेगी, कितने सेंटीमीटर पेनिट्रेट करेगी। अब अगर एक सिंपल हम देखें तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है, कोई भी जो बुलेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आता है हाफ mv स्क्वायर का, काइनेटिक एनर्जी का। कोई भी बुलेट जो है वो कितनी पेनिट्रेट करेगी वो डिपेंड करेगा किस पे, काइनेटिक एनर्जी पे। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो पेनिट्रेट ज़्यादा होगा, और काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो पेनिट्रेट ज़्यादा होगा। अब अगर कंपैरिजन जब भी होता है तो काइनेटिक एनर्जी में देखो ये दोनों वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी बुलेट की वो डिपेंड किस पे करती है, वेलोसिटी के स्क्वायर पे, ठीक है। तो पेनिट्रेशन जो भी होता है वो वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो अब यहाँ से हम प्रोपोर्शनैलिटी का अगर यूज़ करें, अगर 100 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो 5 मीटर पेनिट्रेट करती है। 300 होगा तो कितना पेनिट्रेट करेगी ये हमको पता करना है। तो ये मतलब 100 मीटर पर सेकेंड है तो जो पेनिट्रेशन 1 जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है, अगर 100 सेंटीमीटर
100 मीटर पर सेकेंड स्पीड है और 300 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो कितना पेनिट्रेशन होगा। तो इस केस के लिए थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर उस टाइम पे ना आए तो एग्ज़ाम में आप छोड़ सकते हो, फिर भी इसका आंसर जो है वो क्या होगा कि दोनों पेनिट्रेशन का जब आप कंपेयर करोगे, तो जैसे मान लो आप पेनिट्रेशन 2 अपॉन पेनिट्रेशन 1 और पेनिट्रेशन 2 की स्पीड कितनी है, उसके वेलोसिटी 2 का स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी 1 का स्क्वायर, रेशियो इसी से रिलेट होगा कि कितना पेनिट्रेट करेगा, उसका रेशियो उसके वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो अब जो वेलोसिटी का स्क्वायर है वो कितना है 2 का, 300 का स्क्वायर, तो 300 इंटू 300 और नीचे है आपका 100 इंटू 100, और ये पेनिट्रेशन 2 कितना होगा, पेनिट्रेशन 1 है आपका 5, तो ये 2 0 से 2 0, ये 2 0 से 2 0 और 9 इंटू 5, तो हो जाएगा पेनिट्रेशन 2 हो जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 34th क्वेश्चन है, इफ़ द एमीटर इन द गिवन सर्किट रीड्स 2A, जो एमीटर है उसमें 2A एम्पियर है, 2A क्या हो गया आपका करंट I, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R। अब रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या होगी, अब ये आपका दिया हुआ है 3 ओम और ये आपका दिया हुआ है 6 ओम, और करंट आपको गिवन है, वोल्टेज है आपका 6 वोल्टेज। तो अब आपको क्या बताना है R की वैल्यू, ये R आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें अगर देखें ये दोनों जो है ये आपके ये 3 ओम और 6 ओम ये पैरेलल है, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस ओम कितना होगा, ये अब मान लो R है तो, और इन दोनों का जो मिला के हम पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं आपको 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/3 प्लस 1/6 को अगर आप निकालते हो 3 और 6 का एलसीएम 6 हो जाता है, 2 प्लस 1 3, तो 1/2, तो ये आ गया 2 इन दोनों का। तो अब ये जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 2 प्लस R हो गया आपका, ठीक है, यहाँ से आ गया क्योंकि इसके बाद तो ये सीरीज़ में है तो 2 प्लस R हो गया। और यहाँ आपको पता है जो V इज इक्वल टू आई आर होता है, करंट है आपका 2 एम्पियर, वोल्टेज है 6, तो रेजिस्टेंस कितना है ओवरऑल, तो 6/2 रेजिस्टेंस है 3 ओम के बराबर। यहाँ 2 प्लस R की वैल्यू 3 के बराबर है, R की वैल्यू हो जाएगी 1 ओम, इसका आंसर हो जाएगा 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीजेज बाय 25% द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज बाय। अब मोमेंटम क्या होता है, P इज इक्वल टू mv, ठीक है। अब अगर ये 25% इंक्रीज़ कर रहा है मोमेंटम, तो मोमेंटम का इंक्रीज़ किस पे डिपेंड करता है, मास पे तो करेगा नहीं क्योंकि ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी होता है। तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के, और काइनेटिक एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो अगर 25 टाइम्स ये बढ़ रहा है, अगर मोमेंटम 25% बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ेगी, इसका एक सिंपल आप ले सकते हो। मान लो वेलोसिटी पहले जो थी वो 100 थी, ठीक है, तो 25% टाइम्स बढ़ा तो 125 हो गया। अच्छा, पहले काइनेटिक एनर्जी 100 का स्क्वायर था तो 10,000 था, और अब जब बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 125 का स्क्वायर क्या हो जाता है 15625, तो कितना बढ़ गया 56.25, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 56.25। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, द नॉर्थ फ्रंट फेस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप इज नॉर्थ पोल। जो फ्रंट फेस है सर्कुलर करंट कैरिंग लूप का वो नॉर्थ पोल है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस ऑफ द लूप विल बी। तो इस क्वेश्चन में देखो आपने पढ़ा होगा क्लॉक फेस रूल, उससे ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व करते हो कि अगर फ्रंट फेस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है इस तरह का होता है, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज में इस तरह का बनता है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल बनता है जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो एक सर्कुलर लूप में, और साउथ पोल बनता है अगर क्लॉकवाइज हो। देख लो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो साउथ पोल बनता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो नॉर्थ पोल बनता है। यहाँ आपको कहा गया है नॉर्थ पोल है तो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन नंबर डी। यही अगर आपको साउथ पोल कहता तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाता, क्लॉकवाइज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज साउथ पोल। देख रहे हो साउथ इस तरफ है ना, तो इस तरह का जो आता है साउथ पोल, और ये एन एंटी क्लॉकवाइज, एन से एंटी क्लॉकवाइज, साउथ से साउथ, आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज इंक्रीज्ड
The length of copper wire is increased 10% by stretching it as constant temperature. What will be the percentage change in its resistance? अब आपको पता है रेजिस्टेंस जो R है वो किसके बराबर होता है, R इज इक्वल टू रो L बाय ए। ठीक है, रो तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, यहाँ आप चेंज नहीं ला सकते। अब कहा गया लेंथ ऑफ कॉपर वायर वो इंक्रीज कर गया है 10% बाय स्ट्रेचिंग इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस? अब अगर लेंथ को आप कॉपर वायर का चेंज किया 10% इंक्रीज़ कर दिया हो गया है तो लेंथ के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। तो अगर लेंथ 10% इंक्रीज़ हुआ है तो रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ एरिया के कोई जिक्र नहीं है, अगर वैसे तो एरिया और लेंथ दोनों पे डिपेंड करता है बट और एरिया का जिक्र नहीं है, बट आपको पता है लेंथ जो कोई भी वायर है जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसका वॉल्यूम तो सेम रहता है, तो अगर लेंथ इंक्रीज़ होगी तो एरिया डिक्रीज़ होगा, और इसीलिए वॉल्यूम क्या होता है आपका लेंथ इनटू एरिया। तो अगर हम कहें लेंथ और एरिया ये ओरिजिनल, और अगर एल डैश और ए डैश ये हमेशा सेम रहेगा क्योंकि ये वॉल्यूम के बराबर है। तो अब जो एल डैश है वो 10% बढ़ गया है, मतलब वो 1.1 एल हो गया है। तो ए डैश किसके बराबर हो जाएगा, तो ए डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो अगर 10% आपका ये बढ़ा है और कांस्टेंट टेम्परेचर है तो वॉल्यूम तो सेम है उसका, तो अगर हमको ये सेम रखना है तो इससे अगर कंपेयर कर दें जो आपका एल डैश की वैल्यू 1.1 एल के बराबर हो गई, तो ये एल ए और ये 1.1 एल और इधर ए डैश आप रखते हो तो एल से तो एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए डैश की वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। तो अब ए डैश जो नया एरिया है वो पुराने एरिया का 1.1 टाइम्स होगा। तो अब अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो रेजिस्टेंस आर डैश की बात करते हैं तो ये रो का रो है ही, एल की जगह आपका क्या हो गया है 1.1 एल, और एरिया की जगह हो गया आपका ए बाय 1.1। तो ये 1.1 ऊपर जाके 1.1 इंटू 1.1, 11 का स्क्वायर कितना होता है 1.21, तो 1.21 हो गया है। तो पहले 100 था, अब 0.21 बढ़ गया है, तो इंक्रीज बाय 21%। ये आप ध्यान रखना। तो जब भी 10% वायर को स्ट्रेच करेंगे तो 21% का इंक्रीज़ आता है इसमें। नेक्स्ट है इफ़ अ, और इसमें भी आप वैसे भी ध्यान रख सकते हो कि जब भी हम कॉपर वायर की लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो एरिया डिक्रीज़ करेगा, और एरिया डिक्रीज़ करेगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होता है। तो लेंथ से भी इंक्रीज़ हो रहा है, रेजिस्टेंस से भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो दोनों तरफ से इंक्रीज़ हो रहा है, तो कभी भी 10% तो होगा नहीं, डिक्रीज़ कभी करेगा नहीं। तो हमेशा ये कंपाउंडिंग इफेक्ट शो करता है। एक्चुअल में कंपाउंडिंग इफेक्ट ये होता है, 10% का अगर कंपाउंड आप निकालते हो तो 21 ही आता है। नेक्स्ट है इफ़ द चेंज्ड पार्टिकल, अच्छा चार्ज है, सॉरी चेंज नहीं है, इफ़ अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर इनटू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो क्या होगा। तो जब भी चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो वो कैसे मूव करने लगता है, आपने पढ़ा है, वो सर्कुलर पाथ में मूव करने लगेगा, और सर्कुलर पाथ में एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या होगी, बिल्कुल कांस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है टू कन्वर्ट एन एसी जनरेटर इनटू डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर को डीसी जनरेटर में। अब देखो जनरेटर वाला टॉपिक आपके सिलेबस से 10th में हो सकता है हट गया हो, लेकिन इसमें क्वेश्चंस आया है, तो इसका मतलब ये पुराने पैटर्न वाले पुराने बुक से भी क्वेश्चंस दे रहे हैं, तो आपको उसकी भी तैयारी करनी है। तो एसी जनरेटर को जब आप डीसी जनरेटर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर का यूज़ करके, स्प्लिक रिंग और ब्रशर्स का यूज़ करके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करके, या एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर आर्मेचर बढ़ा के। ये अगर आपने पढ़ा हो तो इसका सही वैसे आंसर है स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर का यूज़ किया जाता है। तो स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर्स का यूज़ करके एसी को डीसी में चेंज कर दिया जाता है। 40th क्वेश्चन है लाइट रे पासेस थ्रू डिफरेंट मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, N2, N3, कि 3 मीडियम से पास हो रही है N1, N2 और N3 से। अगर PQ पैरेलल है RS के, और यहाँ आप देखो अगर नहीं दिख रहा हो थोड़ा सा पेपर, ये प्रॉपर हमको नहीं मिल पाया है, ये PQ है, ये R है और ये S है। ठीक है, और ये आपका N मीडियम है एयर, ये आपका N1 है, ये N2 है और ये N3 है। अब लाइट PQ RS पैरेलल है,
तो पैरेलल अगर है तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो पी क्यू वाला मीडियम है, जो आपका ये पी क्यू ये वाला जो पार्ट है और ये आर एस, ये पैरेलल अगर लाइन आ रही है, इसका मतलब दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब N1 और N3 दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो N1 और N3 तो बराबर है। और जो आउटर N है, ये जो N है, N भी इसके बराबर ही है, क्योंकि इसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। एक लाइट N से एंटर कर रही है N1 में, N2 में इधर हो जा रही है, सॉरी इधर से एंटर की, फिर ये इधर हो गई, फिर ये इधर सेम आ गई। तो ये N है, ये N1 है और ये N3 है, तीनों में कोई पाथ में चेंज नहीं आया, तो N, N1, N3 तीनों सेम है। 41 क्वेश्चन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विद रिस्पेक्टिव मीडियम इज़ 4/3। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का किसी मीडियम के रिस्पेक्ट में वो 4/3 है। अगर डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी इन ऑफ लाइट इन मीडियम एंड ग्लास इज़ 6.25 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, तो आपको बताना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू मीडियम आपका 4/3 दिया हुआ है। ये अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बाय मीडियम ये कितना गिवन है 4/3, और आपको पता है वेलोसिटी का जो डिफरेंस है, वेलोसिटी का डिफरेंस, अब इनमें अगर देखो वेलोसिटी का डिफरेंस भी उसी रेशियो में होता है। तो 1 की वैल्यू आपको किसके बराबर दी गई है, 1 की वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻7 के बराबर दी है। तो आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम बताना है, तो आपको 3 की वैल्यू बतानी है। तो 6.25 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है आपका, देखो तो अब इसमें 1 की वैल्यू, 1 का डिफरेंस दिया है आपको 6.25। अब आपको इस मीडियम में निकालना है। अब आपको पता है, जैसे मान लो लाइट से किसी मीडियम में एयर से अगर किसी मीडियम में जा रही है तो हम क्या लिखते हैं, एयर में लाइट की स्पीड और अपॉन में मीडियम में लाइट की स्पीड, ये कहा गया है। और इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसमें किसका आता है, इस मीडियम का आता है। तो इसी तरीके से आपको मीडियम का निकालना है। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड मीडियम ऑफ ग्लास, जो ग्लास का और इसका दिया है वो 4/3 का रेशियो दिया है। तो इसमें जब आप निकालोगे, जैसे हम इसको ध्यान से समझो, लाइट एयर और वाटर का जब हम निकालते हैं तो स्पीड ऑफ एयर को ऊपर रखते हैं, स्पीड ऑफ वाटर को हम नीचे रखते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्लास और मीडियम का जो दिया हुआ है वो 4/3 का रेशियो दिया हुआ है। मतलब जो ग्लास में स्पीड है वो आपकी 3 है और इसमें 4 टाइम्स है। तो 1 की वैल्यू आपका आया है 6.25, तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 6.25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2.5 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इन द सर्किट शोन द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। जो रीडिंग है वोल्ट मीटर की वो क्या होगी। अब यहाँ आपको दिया हुआ है 24 वोल्ट, ये आपका 24 वोल्ट है, ये आपका 200 ओम है, ये 400 ओम है, ये 400 ओम है और ये V है। तो अब आपको बताना है इसकी वैल्यू। अब रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर आप कैसे निकालोगे, यहाँ आपका 24 ओम गिवन है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस देखो टोटल कितना है, ये देखो ये दोनों पैरेलल में हैं, तो ये पैरेलल हैं दोनों, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा बताओ, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/400 प्लस 1/200, एलसीएम को पता है 400 आ जाएगा, तो इधर हमने 400 रख दिया। ये हो जाएगा आपका 1 + 2, तो 400/3 आपका आ गया ये, ठीक है। और ये फिर 400, ये तो आपका आ गया 400/3, इन दोनों का इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस। और फिर ये सीरीज़ में है ये रेजिस्टेंस, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस की अगर आप बात करोगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस, तो अब आपको पता है, ये देखो ये दोनों किस में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इफ़ेक्टिव क्या हो जाएगा 1/200 1/400,
तो 1/200 1/400 का एलसीएम हो जाएगा आपका 400 और 2 + 1 3/400, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाएगा इसका 400/3। और ये इसके साथ सीरीज़ में है तो टोटल रेजिस्टेंस जब इसमें करोगे तो ऐड हो जाएगा, तो जब 3 4 12 और ये, तो टोटल रेजिस्टेंस इसका आ गया 1600/3, ये आ गया आर। ठीक है, वोल्टेज आपको गिवन है 24, आई आपको निकालना है, तो आई आपका होता है, आर आपका होता है वी, सॉरी आई होता है आपका वी, सॉरी V इज इक्वल टू आई आर होता है ना फॉर्मूला। तो अब आपको यहाँ V पता है, R पता है, I निकालना है, तो I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, अब V की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, V की वैल्यू है आपकी 24, R की वैल्यू है 1600/3, तो 1600 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व मत करो, ये आ गया आपका I की वैल्यू। ठीक है, अब I तो है इसमें फिक्स है, I सेम रहेगा। अब अगर हम देखें इस 400 ओम में कितना वोल्टेज आएगा, तो अब आपको पता है वोल्टेज V इज इक्वल टू होता है IR, तो I की वैल्यू आपको ये है और R की वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा 400 ओम, तो 400 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 400 × 4, और ये 4 तो अगर आप करते हो तो 6, तो 6 × 3 18 इसका आंसर आ जाएगा, 18 वोल्टेज। नेक्स्ट है एक सर्कुलर लूप एंड इट्स डायमीटर ए बी इज मेड ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज 2 × 10⁻⁻4 ओम पर मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ ए बी इज 2 मीटर, द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। इसमें क्या कहा गया है कि सर्कुलर लूप है एंड इट्स डायमीटर ए बी, वो एक यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस से बनाया गया है जिसका पर यूनिट लेंथ जो है वो कितना है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻4 पर मीटर, ये आपको गिवन है प्रतिरोध। अब इसमें रेजिस्टेंस बताना है आपको ए और बी पॉइंट में, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझो। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, आर आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻4 ओम पर मीटर, और यहाँ टोटल लेंथ जो है ए बी के बीच में ये कितना है 2 मीटर, तो इसके बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना है, जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, ये वायर ए बी का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 2 मीटर लेंथ है, पर मीटर 2 × 10⁻4 है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस है आर टी जो है वो कितना हो जाएगा 2 × 2 4 × 10⁻⁻4 ओम, ये हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो अब आप इसका देखो, ये जो सेमी सर्कल है, यहाँ से ये वाला जो सेमी सर्कल है, अब ये रेडियस आपका कितना है 1 मीटर, तो ये रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, इसका सरकमफ्रेंस होता है पाई आर, और आर की वैल्यू 1 है, तो ये आपकी पाई मीटर है, तो ये पाई मीटर लेंथ है, तो इसका 2 × 10⁻⁻4 ओम पर मीटर था और ये पाई मीटर है, तो इस यहाँ से यहाँ तक का जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 2 पाई × 10⁻⁻4 ओम। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। सिमिलरली ये भी आपका 2 पाई × 10⁻⁻4 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर तीनों को देखें तो तीनों क्या है, पैरेलल में है, ये एक ये और ये नीचे, ये 3 रेजिस्टेंस है और तीनों पैरेलल में है, तो तीनों को पैरेलल में है तो आपको ऐड करना होगा, तो क्या होगा देखो 1 में 2 पाई × 10⁻⁻4, और ऐसे 2 हैं तो आप इसको 2 कर दो, प्लस 1/4 × 10⁻⁻4। तो अब जब आप देखोगे तो 10⁻⁻4 इसको कॉमन ले सकते हो आप, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये 10⁻⁻4, ये आप यहाँ से 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, ये पाई × 10⁻⁻4 और 4 × 10⁻⁻4 है, तो आप 10⁻⁻4 यहाँ कॉमन ले लेते हो, तो अब यहाँ क्या बचता है, ये हो जाता है 1/पाई - 1/4। ठीक है, अब बस आपको ये सॉल्व करना है, सॉरी 1/पाई प्लस, ये प्लस है, माइनस नहीं होता इसमें, प्लस होता है, तो 1/10⁻⁻4 और
जब आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करते हो तो देखो पाई की वैल्यू आप कितनी होती है 22/7, तो ये 7/22, और यहाँ आपको प्लस करना है 1/4, 22 और 4 का कितना आ जाता है आपका 44 एलसीएम आ जाएगा ना, 44, हाँ 44 एलसीएम आ जाएगा। ये 10⁻⁻4 तो यहाँ रहने ही दो, 44, ये हो जाएगा 2 2 7 जा 14 और 4 11 जा, तो ये 11 हो गया, तो 14 और 11 कितना हो गया, 4 और 1 5 और 2 और 1 3, 35/44। तो 35/44 जब आप करोगे तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आ गया इसका 44/35 इंटू 10⁻⁻4। तो अब देखो किसी से कटता है, ये नहीं कट रहा है, ठीक है। इसको अगर आप 45 मान लेते हो, अप्रॉक्सीमेटली 45 मानते हो, तो 5 7 जा 5 9 जा, तो 9/7 देखो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, 4 पाई के बराबर बिल्कुल नहीं है आंसर, पाई के बराबर नहीं है, 0.88 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो 1.76 के बराबर ही होगा। करके भी देख लेते हैं, 9 1 जा 9, 7 1 जा 7, 2, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पे एरर आ रहा होगा, तो 1.76 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला दिया है द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज। जो लीनियर मैग्निफिकेशन है कॉन्वेक्स मिरर का, वो हमेशा क्या होता है। अब मैग्निफिकेशन कॉन्वेक्स मिरर आपको पता है क्या करता है, हमेशा स्मॉलर इमेज बनाता है, तो अगर स्मॉलर इमेज बनाएगा तो लेस देन 1 होगा, लेकिन हमेशा ये कैसा इमेज बनाता है, सीधा इमेज बनाता है, तो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए पॉजिटिव एंड लेस देन 1। अगला है द नियर पॉइंट ऑफ अ पर्सन इज 75 सेंटीमीटर, इन ऑर्डर दैट ही मे बी एबल टू रीड बुक एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर द पावर ऑफ स्पेक्टिकल लेंसेज शुड बी। जो नियर पॉइंट है वो 75 सेंटीमीटर है, और 30 सेंटीमीटर पे उसको बुक पढ़ सके, तो उसके लिए पावर ऑफ स्पेक्टिकल्स क्या होनी चाहिए। तो अब पहले तो ये बताओ पावर पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी, आधा आंसर आपको वहीं से मिल जाएगा। नियर पॉइंट किसी का 75 है, वैसे नियर पॉइंट कितना होता है, नियर पॉइंट 25 होता है, 75 है, इसका मतलब इसको पास देखने में दिक्कत है। पास देखने में दिक्कत है तो कौन सी डिजीज़ है, इसको डिजीज़ है फार साइटेडनेस, और फार साइटेडनेस है तो हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव पावर होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर हम फार साइटेडनेस मतलब इसको पास देखने में दिक्कत है, तो फार साइटेडनेस ये जिसे हम हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो डायरेक्टली आपका कट जाता है। अब बचता है आपका 75 से 30 पे लेके आना है, तो पावर क्या होगी, तो पहले हमको फोकस निकालना होगा। तो अब इसमें देखो जो डिस्टेंस है, नियर पॉइंट मतलब जहाँ इमेज बन रही है, तो v आपका यहाँ गिवन है, u एज ए ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर है, और फोकस आपको निकालना है कि इसका फोकस कितना होगा। और लेंस के केस में आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/v, v कितना है आपका -75, तो 1/-1/75 माइनस 1/30, और ये 30 हमेशा u का क्या होगा, नेगेटिव में होगा, तो -30 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/30, ये -30, तो ये प्लस का हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो -1/75 और प्लस 1/30, और इसको जब आप सॉल्व करते हो 75 और 30 का एलसीएम जब आप निकालते हो 150 होता है, ये -2 और +5, तो हो जाएगा 3/150 प्लस का, तो 50 सेंटीमीटर प्लस का आ जाएगा। और पावर होता है आपका 1/f, तो 1/50 सेंटीमीटर का मतलब होता है मीटर में 0.5, तो 1/0.5, तो +2, तो +2 डायोप्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम। 1 कूलाम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1.6 इंटू 10⁻19, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 47th क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे 10 वोल्ट्स है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलाम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वो कितना होगा। तो वर्क डन का अगर आपको फॉर्मूला देखा हो आपने, तो वर्क डन W इक्वल टू होता है चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज इंटू पोटेंशियल। तो यहाँ चार्ज आपको दिया है 1 कूलम और वोल्टेज है आपका
10 वोल्ट्स, तो वर्क डन हो जाएगा 10 जूल। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है, टू रेजिस्टेंस 1 and 2 आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, द रेशियो ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। तो आपको पता है 1 और 2 को जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 3 ओम हो जाएगा, जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इसका हम कैसे निकालते हैं, तो 2 और 1 का एलसीएम हो जाता है 2 और इसका डिफरेंस होता है 1, सॉरी सम हो जाएगा इसका 3, तो 1.5 वोल्ट हो जाएगा इसका। कैसे देखो, 1/2 प्लस 1/1, तो इसको जब आप ऐड करते हो तो क्या हो जाएगा 2 और ऊपर 3, लेकिन 1/r होता है तो ये 2/3, तो ये हो जाता है आपका 2/3। पैरेलल में आपको रेशियो बताना है तो ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 9/2 का रेशियो आ जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। 49th क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट थ्रू अ प्रिज्म द लीस्ट डेविएटेड कलर। जो लीस्ट डेविएटेड कलर होता है, अगर आप देखो, अगर एक प्रिज्म से, ये बार बार ये क्वेश्चन आता है आपका, जब एक लाइट जाती है और फिर ये ए और बी, तो सबसे ज़्यादा डेविएट करता है जो इसकी वेवलेंथ सबसे कम है, तो वॉयलेट सबसे ज़्यादा डेविएट करता है और रेड सबसे कम डेविएट करता है। विबग्योर जो ऊपर पैटर्न बनता है ना, तो सबसे कम डेविएट करता है रेड। रेड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द सिलिंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L in uniform area of cross section A has resistance R. Another conductor with length 3L and resistance R of the same area of cross section. अच्छा, तो अब R होता है आपका रो L/A, ठीक है, और R डैश यहाँ पे दिया हुआ है आपका, रो तो सेम ही है। अच्छा, उसका जो अनदर, उसका रेजिस्टेंस सेम है, तो R हमने उसका रेजिस्टेंस रख लिया, और रो L आपकी वैल्यू L की जगह दिया हुआ है 3L, तो A डैश क्या हो जाएगा, ये सब सेम रखोगे तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप देखो तो L/A की वैल्यू आपकी 3/A डैश के बराबर हो जाएगी, तो A डैश जो है आपका, सॉरी L तो कैंसिल हो जाएगा, 1/A डैश की वैल्यू 3/A डैश के बराबर हो जाएगी, तो A डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ A के बराबर नहीं हो जाएगी, A डैश इज़ 3 टाइम्स ऑफ A, तो इसका इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से काफ़ी चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे फिजिक्स में, लेकिन आप देखोगे तो बहुत इजीली कर लोगे। ये मैथ्स के क्वेश्चंस है। अब हम एक वीडियो में, अगर आप कहोगे तो मैथ्स के भी क्वेश्चंस लेके आ जाएंगे। मैथ्स के थोड़े से इजी होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स, बट कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा। और फिर मैथ्स के बाद जो बायो के क्वेश्चंस है, ये बायो के क्वेश्चंस है सेक्शन डी में, उसमें भी हम देखेंगे। तो जल्दी ही हम बाकी मैथ्स और बायो के भी पेपर लेके आएंगे, जल्दी से जल्दी। आपका एग्ज़ाम होने ही वाला है, तो आप फटाफट इसकी तैयारी करो। फिजिक्स के क्वेश्चंस काफ़ी टफ़ लेवल के आए हैं, लेकिन एक चीज़ अगर आप देखो, फिजिक्स के जो पेपर आया है सेक्शन बी, वो सिर्फ आपका 3 से 4 चैप्टर, एक लाइट, एक आपका इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, सिर्फ इन तीनों चैप्टर से ही रिलेट करके 25 क्वेश्चन आ गए हैं आपके। तो सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ना है, आपके 25 क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। तो फटाफट इन तीनों चैप्टर्स के, और सिर्फ न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन आपको ध्यान देना है। थ्योरी से काफ़ी कम क्वेश्चंस आए हैं, तो थ्योरी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा ध्यान देना है। सो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी रेगुलर कंटिन्यू रखो। फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर्स अपलोड हो चुके हैं। मैथ्स और बायो जिसके भी चाहिए आपको, फटाफट आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। और अगर आपको पूरी इसकी PDF चाहिए तो टॉपर्स गुरु वेबसाइट है, उसके ऊपर आप toppersguru.in वेबसाइट है, उस पर आप जाके चेक कर सकते हो पेपर्स। इसमें आपको इजीली मिल जाएंगे पुराने पेपर्स, और इसमें आप मेल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल ID दी हुई है, आप मेल कर सकते हो, उस पर भी आपको सेंड कर दिया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस GB। ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो।